अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट या और इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि हमने इससे पहले एक सीरीज एलसीआर सर्किट जो है हमने देखा था। और उस एलसीआर सर्किट में हमने क्या देखा? हमने देखा एक इंडक्टेंस उसमें होता है, फिर उसमें एक कैपेसिटर होता है, फिर उसमें एक रेजिस्टेंस होती है, और ये सारी चीजें सीरीज में होती हैं और इनको कनेक्ट किया हुआ होता है हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ, एसी वोल्टेज सोर्स के साथ। तो अब आपके पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है और उस एसी वोल्टेज सोर्स के साथ आपने सीरीज में इंडक्टर एक इंडक्टर कनेक्ट किया है, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है और एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है। आप इस सर्किट को सीरीज एलसीआर सर्किट भी कहते हैं और इसको आप सिंपली एक एलसीआर सर्किट भी कहते हैं। तो आपका जो ये एलसीआर है, आपने जब इसकी इम्पीडेंस निकाली तो वो इम्पीडेंस किसके बराबर आई? वो इम्पीडेंस आ गई थी, अगर आपको याद होगा, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस है। Z इम्पीडेंस यानी इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट, इस पूरे सर्किट की इफेक्टिव अपोजिशन या इफेक्टिव रिएक्टेंस कहिए। और ये Z है और वो किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। एक्स एल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता है पिछले वीडियोस में हमने ये आपको बताया है, डिराइव भी किया है। एक्स एल के बदले हम लिख सकते हैं एल ओमेगा माइनस एक्स सी के बदले हम लिख सकते हैं 1/c ओमेगा, और ऊपर हम एक ये स्क्वायर जो है डाल देंगे। ठीक है ना? ये इम्पीडियंस है एक एलसीआर सर्किट की, या फिर ये इम्पीडियंस है एक एलसीआर सर्किट की। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम इस सर्किट में एक एसी डाल दें जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, समझ लीजिए मेरी बात को, अगर आप एसी डाल देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? हाई हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये एल जो है, इंडक्टर जो है, ज्यादा अपोजिशन करेगा, क्योंकि ये एक्स एल क्या होता है? एक्स एल होता है 2 पाई न्यू इंटू एल। यानी इस इंडक्टर की अपोजिशन जो है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। अगर इस एसी की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो यहाँ अपोजिशन ज्यादा होगी, ये इंडक्टर ज्यादा और रिएक्टेंस ऑफर करेगा। और एक्सी किसके बराबर होता है? आप जानते हैं कि एक्सी होता है, शाबाश, 1/2 पाई न्यू सी। यानी जो अपोजिशन या जो रिएक्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटर, वो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी होती है। यानी अगर हाई फ्रीक्वेंसी एसी हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी एसी अगर होगी, तो ये कैपेसिटर में से कैपेसिटर उसको ज्यादा अपोजिशन नहीं करेगा, उसकी अपोजिशन, उसकी रिएक्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए कम होगी, बिकॉज आप देख रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। मगर साथ ही में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। मतलब अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी एसी इसमें से पास करेंगे, उसको ये ज्यादा अपोज करेगा, लेकिन ये उसको पास होने देगा। तो एक कंपोनेंट में उसकी अपोजिशन बढ़ेगी, अपोजिशन ज्यादा रहेगी, किसकी? जिस एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ये कंपोनेंट उसको ज्यादा अपोज करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टेंस उसके लिए ज्यादा है, और ये उस एसी को आसानी से अलाउ करेगा, ये कैपेसिटर, क्योंकि इसकी रिएक्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए कम है।
अब हम उल्टा करेंगे कि हम लो फ्रीक्वेंसी एसी इसमें से पास करेंगे। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी एसी इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इसकी अपोजिशन कम होगी, तो ये लो 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 फ्रीक्वेंसी एसी को कम अपोज करेगा, इसकी रिएक्टेंस उसके लिए कम होगी। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी एसी पर रिएक्टेंस ज्यादा होगी कैपेसिटर की, ये आप उसको अपोज करेगा ज्यादा। तो मसला ये है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी पास करें तो ये इंडक्टर उसको ज्यादा अपोज करता है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस उसके लिए कम रहती है। लो फ्रीक्वेंसी एसी पास करें तो इंडक्टर उसको आराम से आसानी से पास होने देता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर में उसकी अपोजिशन ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम चाहते हैं कि एक मैक्सिमम करंट इसमें से पास हो, तब इस सर्किट की रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर, हाँ, इम्पीडियंस, इस पूरे सर्किट की अपोजिशन, इफेक्टिव रिएक्टेंस, जिसको आपने इम्पीडियंस का नाम दिया है, जितनी ये इम्पीडियंस कम होगी उतना इसमें करंट ज्यादा पास होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किसी एसी का होगा वो पास कर देते हैं, ताकि ऐसी एक एसी लाते हैं, ऐसी एक एसी इसमें से पास करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी का एक स्पेसिफिक वैल्यू हो। क्या, कौन सा वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए इस रेजिस्टेंस की अपोजिशन कम हो जाए, इस सर्किट की अपोजिशन, इस सर्किट की इंपीडेंस कम हो जाए। फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये ज्यादा अपोज करेगा, ये कम करेगा। लो फ्रीक्वेंसी एसी को ये कम अपोजिशन करेगा, ये ज्यादा अपोजिशन करेगा। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली एसी हम पास करें ताकि हाई करंट इसमें से पास हो। अगर हम चाहते हैं कि हाई करंट यानी मैक्सिमम करंट इसमें से पास हो, हाई का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम करंट इसमें से पास हो, एसी सोर्स से निकलती हुई करंट जो यहाँ से आएगी, तो उस मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो, तो उसके लिए एक ही सूरत है, एक ही तरीका है कि इस पूरे सर्किट की जो इम्पीडियंस है वो कम होनी चाहिए। अब वो इम्पीडियंस जब इसकी कम होती है, वो कम कब होगी, मिनिमम इम्पीडियंस इस सर्किट की कब होती है, देखिए वो कब होगी, इस एक्सप्रेशन को देखिए, अगर XL XC के बराबर है तो तब ही एक सूरत बनती है कि Z मिनिमम होगा। देखिए आप अगर लिखेंगे यहाँ पर, सपोज if XL is equal to what, XC, what will happen, then Z will be equal to R square, क्योंकि ये तो जीरो बनेगा, ठीक है ना, so Z will be equal to R. So what is the minimum value of impedance? Minimum value of impedance is R. ये सर्किट इम्पीडियंस या अपोजिशन, नेट अपोजिशन आर के बराबर उसी वक्त ऑफर करेगा, ये सर्किट उस वक्त इम्पीडियंस आर के बराबर ऑफर करेगा, ये सर्किट उस वक्त अपोजिशन आर के बराबर ऑफर करेगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर, यानी इधर की अपोजिशन के बराबर, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो जेड आएगा आर के बराबर, और यही मिनिमम वैल्यू है इस जेड के लिए। मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्किट की इंपीडियंस, इस पूरे सर्किट की अपोजिशन कम होगी। जब वो अपोजिशन कम होगी तो करंट क्या होगी, इसमें से मैक्सिमम। तो इसमें से करंट मैक्सिमम हो सकती है, या इसमें से अपोजिशन, इसकी अपोजिशन, नेट अपोजिशन कम हो सकती है तब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर। जो फ्रीक्वेंसी उस वक्त करंट की होगी, फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू, इस एसी की वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट इसमें से पास हो, यानी एसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि इसमें से मैक्सिमम करंट पास हो इस एलसीआर में से, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो उसको नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये सर्किट जो है इसको हम एक इलेक्ट्रिकल, एक रेजोनेंट सर्किट कहते हैं, अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और इस वाली रेजोनेंस को हम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहते हैं। देखिए मैं आपको ये समझाता हूं इस तरह से कि जब हमने 11th क्लास में रेजोनेंस पढ़ा तो हमने क्या कहा कि भाई देखिए, हमने कहा कि जब दो चीजें, जब एक बॉडी या एक चीज
किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही हो और वो दूसरी चीज की फ्रीक्वेंसी के, दूसरी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, एक बॉडी ने ऑसिलेट किया और दूसरी बॉडी उसकी वजह से ऑसिलेट करने लगी, लेकिन वो दूसरी बॉडी की क्या थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तब एक तीसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कहीं पर ब्लास्ट हो गया और एयर में वाइब्रेशंस आ गई, हवा में वाइब्रेशंस आ गई और विंडो पैन्स कहीं पर टूट गए इस वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि एयर में वाइब्रेशंस आ गई, उन वाइब्रेशंस की वजह से अब विंडो पैन्स या खिड़कियों के शीशे जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगे। अगर शीशे जो खिड़कियों के वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर वो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, तब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाता है। तो वो इतना इंक्रीज हो सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस कि उससे शीशे टूट सकते हैं। यानी एक बॉडी, एक चीज वाइब्रेट कर रही है, दैट इज एयर, उसकी वजह से दूसरी चीज वाइब्रेट करने लगी, क्या, खिड़कियों के शीशे या विंडो पैन्स वाइब्रेट करने लगे, और एक तीसरी क्वांटिटी क्या होगी, तीसरी क्वांटिटी को वो इंक्रीज होगी, और वो क्वांटिटी कौन सी है, वो क्वांटिटी है एम्पलीट्यूड। ठीक इसी तरह से अगर यहां इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर आ गई, तो फिर क्या होगा कि एक फ्रीक्वेंसी बनेगी करंट की उस वक्त, जो जब ये एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, तो इंपीडियंस ऑफ द सर्किट जो है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगी अपोजिशन, तो करंट इसमें से मैक्सिमम पास हो जाएगी। उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी करंट की, जो इस एसी की जो फ्रीक्वेंसी इस सर्किट में से होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट इसमें से पास हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है कि उस पर इसका अपोजिशन ज्यादा हो सकता है, इसका कम। दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है कि इसका अपोजिशन कम हो सकता है, उसका ज्यादा। तो कभी ये करंट को रोकेगा, कभी वो करंट को रोकेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी इस एसी की होगी, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें से मैक्सिमम करंट पास होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं, और इस सर्किट को शाबाश सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर अगर देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, तो हम कहेंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस is said to take place in a series LCR circuit when the circuit allows maximum current for a given frequency of the source of alternating supply, for which capacitive reactance becomes equal to the inductive reactance। ये जो मैंने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की डेफिनेशन आपको बताई, आप इस वीडियो को धीरे धीरे फिर बार बार सुन के इसको नोट कर सकते हो। तो अब जरा हम देखें कि वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए मैक्सिमम करंट पास होगी, वो किसके बराबर होगी। देखिए, ये तो सही बात है कि मैक्सिमम करंट तभी पास होगी जब इंपीडेंस कम होगी, तो इंपीडेंस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, आर, और ये कब मिल सकता है, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि इन एन, यहां पर ही लिखेंगे, देयरफॉर इन एन एलसीआर करंट इज मैक्सिमम, एक एलसीआर में करंट मैक्सिमम रहती है, कब, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। क्यों, इस वक्त क्यों मैक्सिमम करंट रहेगी, क्योंकि उस वक्त इंपीडेंस कम रहेगी, वो सिर्फ आर के बराबर होगी, यानी इंपीडेंस जेड वरना इसके बराबर होती है, तो लेकिन अब ये आर के ही बराबर होगी, तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा, और इंपीडेंस का कम से कम वैल्यू रह गया, तो इसका मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू इस सर्किट में से रह गया, और ये कब हुआ, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो हम यहाँ पर रब करके लिख सकते हैं, नाउ एज XL इज इक्वल टू XC, जैसे कि आपका XL किसके बराबर है, XC के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है L ओमेगा इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। भाई क्यों,
क्योंकि एक्सएल होता ही है एल ओमेगा और एक्सी होता ही है 1/c ओमेगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इस ओमेगा के बदले 2 पाई न्यू, फिर यहाँ पर एल इज इक्वल टू 1 इस ओमेगा के बदले 2 पाई न्यू और यहाँ पर सी, ठीक है ना। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू एल इंटू 2 पाई न्यू सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 1। तो फिर आप लिख सकते हैं न्यू स्क्वायर, ये न्यू इंटू न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर एल सी। देखिए 2 पाई स्क्वायर और ये एल और ये सी इस 1 के नीचे लाएंगे हम इधर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो यही मिलेगा हमें जो ऊपर वाला स्टेप है। अब इस फ्रीक्वेंसी का अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड से लेंगे तो आपको मिलेगा न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। आपको इतनी फ्रीक्वेंसी ए सी की रखनी है, ठीक है ना। जो ए सी इसमें से पास होगी उसकी ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और इस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट जो है इसमें से पास होगी, ठीक है। आप एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अब देख लीजिए ये फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कहीं पर आर है ही नहीं, ये तो सिर्फ एल और सी के वैल्यूज पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप इस सी का वैल्यू एडजस्ट करेंगे तो आप इस फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अब देखिए आपका क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक रेडियो सेट है। इस रेडियो सेट में आप एक वेव, एक सिग्नल कैच करना चाहते हैं। मान लीजिए आप बीबीसी लंदन सुनना चाहते हैं, वहां से न्यूज आ रही हैं और बीबीसी लंदन, आप इस बीबीसी लंदन से आती हुई वेव्स को आप पकड़ना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप ट्यूनिंग करते हैं। आप ट्यूनिंग करते हैं अपने रेडियो सेट की, स्टेशन लगाते हैं जहां पर बीबीसी लंदन आपको मिलेगा, आप वो स्टेशन लगाएंगे। तो वो स्टेशन जब आप लगाते हैं आप ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि आप जब इस नॉब को टर्न करेंगे, रेडियो सेट का जो आपका नॉब है जिसे आप ट्यून करेंगे, जब आप उसको उस ट्यून को, जब आप उस नॉब को इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से जब आप उस नॉब को घुमाएंगे, मान लीजिए पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, ट्यून करेंगे, तो आप इस सी की कैपेसिटेंस को दरअसल चेंज कर रहे होते हैं। जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अंदर वहां पर एक एलसीआर होता है आपके रेडियो सेट में। उस रेडियो सेट में जब आप इस वहां पर एल भी होता है, सी भी होता है, आर भी होता है। आपने ट्यूनिंग की, सी चेंज हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चेंज हो गई। जब सी चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो इस एलसीआर ने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स जो है प्रोड्यूस की, ठीक है ना। और अगर उसने इस एलसीआर ने उसी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस किया, ये देखिए न्यू सी, एल और सी पर डिपेंड करेगा। सी को आपने चेंज किया ट्यून करके तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ वही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो गई जिस फ्रीक्वेंसी की वेव्स एटमॉस्फेयर में है जिनको आप कैच करना चाहते हैं, तो ये एलसीआर यानी आपका ये ट्रांजिस्टर, ये रेडियो रिसीवर और वो जो बाहर वेव्स है वो रेजोनेंस में आएंगी और वहां पर रेडियो सेट के अंदर आपको वही वेव्स प्रोड्यूस होंगी रेजोनेंस से, जो बाहर वेव्स थी उनकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। यानी कि ये जो आपको बीबीसी से मान लीजिए वेव्स आ रही हैं वो आपको अब रिसीव होंगी किसमें, इस रेडियो सेट में। बेसिकली रेडियो सेट ने क्या किया, इसके एलसीआर ने वैसी फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस की क्या जो फ्रीक्वेंसी थी इन वेव्स में जो आप कैच करना चाहते थे। और वैसी ही फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस हो गई, जब आपने इस सी को ट्यून किया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और अक्सर हम इस न्यू को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। So this is the expression for resonant frequency। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए
एक्सप्रेशन है। तो अगर आप मैक्सिमम करंट इसमें से पास करवाना चाहते हैं इस एलसीआर में से, तो उस एसी की, जो आपका एसी वोल्टेज सोर्स होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो जब ऐसा होगा तो एक मैक्सिमम करंट इसमें से पास हो सकती हैं। तो जब उस करंट की, या जब उस एसी की सोर्स की जो वहाँ से वोल्टेज आएगी, करंट आएगी, तो उस करंट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। इस फ्रीक्वेंसी की करंट पास हो गई तो वो मैक्सिमम करंट होगी इस एलसीआर में से, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।